Hello everyone, good morning, welcome to my channel. Before we start this video, I would like to tell you that after this video, you all must like the video and subscribe the channel for another videos. This is Standard 10 Subject Assess, Chapter number 15, Economic Development. In this chapter, we are going to study about the meaning of economic development, difference between economic progress and economic development, features of developing economy, economic and non-economic activities, structure of Indian economy, factors of production, distribution of factors of production, methods of allotting or allocation of resources, market system, socialist system, mixed economy, and in the last, some exercise is given on the base of the chapter. तो ये चैप्टर में हमें इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है. तो बेसिकली दिस इज़ द न्यू कॉन्सेप्ट विच इंट्रोड्यूस इन 10th स्टैंडर्ड, क्योंकि लास्ट ईयर तक आप सब लोग सिविक्स पढ़ रहे थे. अब ये साल ये सिविक्स के बदले आपके सामने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है. अब इस 10th स्टैंडर्ड में जो भी सब्जेक्ट आपको जो भी चैप्टर्स है इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, उसके कंटेंट आगे जाके आपको बहुत ही काम में आने वाले हैं. तो अभी एक बार अगर आपको ये सब कंटेंट समझ में आ जाता है तो नेक्स्ट ईयर 11th में अगर इफ़ यू आर सिलेक्टिंग कॉमर्स फैकल्टी देन यू विल स्टडी इकोनॉमिक्स वेरी इजीली. तो यहाँ पे सीधा इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट ही चालू हुए हैं. 11th स्टैंडर्ड में जब आओगे आप तो इकोनॉमिक्स का बेसिक वहाँ पे स्टार्ट होगा. वहाँ से इस कॉन्सेप्ट तक आपको आना पड़ेगा 12th स्टैंडर्ड तक. पर यहाँ पे इनिशियल स्टेज के ऊपर, इनिशियल स्टैंडर्ड के ऊपर आपको इकोनॉमिक्स का जो भी कंटेंट है मेन वो आपको 10th स्टैंडर्ड में आपको आपके सिलेबस में दिए हैं. तो अब सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या है वो जान लीजिए. तो इकोनॉमिक्स में अपने गुजराती या हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र, यानी जिसका मीनिंग होता है अर्थ का मीनिंग होता है वेल्थ, पर्पस, गोल, और जो वो सिखाता है, जो साइंस होता है उसके पीछे का, उसको बोलते हैं शास्त्र. इस हिसाब से इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग होता है वो होता है द साइंस ऑफ बेनिफिट्स और पर्पस इन प्रैक्टिकल लाइफ. ये हमारे संस्कृत में है. अब बेसिकली जो इंग्लिश वर्ड है इकोनॉमिक्स, उसको देखने जाए तो दिस वर्ड इज़ डेरिवेटिव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमोस. ओइकोनोमोस जो ग्रीक वर्ड है वहाँ से ये वर्ड बना है. ओइकोस का मीनिंग होता है हाउस होल्ड एंड नोमोस का मीनिंग होता है मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स. तो ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है अबाउट इकोनॉमिक्स की, आपको पता चले कि इकोनॉमिक्स क्या है. इन सिंपल टर्म आपके पास जितने भी रिसोर्स है उसको कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमी. एवरी पर्सन मॉर्निंग बिगिंस इन अ डिफरेंट वे. हर एक जो पर्सन है उसकी सुबह अलग तरीके से चालू होती है. मैनी पीपल्स लीड द लाइफ फुल ऑफ मटेरियल प्लेजर्स, बट मैक्सिमम पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर सीन स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस. तो इसमें से कुछ जो लोग होते हैं मटेरियल प्लेजर, यानी कि जो पैसे वाले लोग होते हैं उनकी बात है, और कुछ लोगों की लाइफ स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस, यानी गरीब लोगों, पुअर लोगों की बात है. फॉर दिस पीपल हु आर कॉल्ड पुअर, फिजिकल प्लेजर, वेल बीइंग और रेस्टिंग इज़ एन इमेजिनेशन ओनली. तो जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए ये लग्जरी की जो बात है, आरामदायक ज़िंदगी की जो बात है, वो एक खाली एक इमेजिनेशन है. रियलिटी में ऐसा बहुत कम होता है. हाउ हैज़ दिस सिचुएशन ओरिजिनेटेड. तो ये सिचुएशन कैसे आती है कि कोई आदमी पैसे वाला बनता है, कोई आदमी गरीब रह जाता है. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ज़्यादा हार्डवर्क करेगा उसके पास ज़्यादा पैसा आएगा. पर ऐसे देखने जाए तो जो लेबर्स हैं वो सबसे ज़्यादा फैक्ट्री में हार्डवर्क करते हैं, तो उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा आना चाहिए. पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है. खाली हार्डवर्क इज़ नॉट इनफ. आपकी पढ़ाई के लिए आपको इतना प्रेशर करते हैं कि अच्छे से पढ़ो. आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, सब लोग आपको बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. वाई दे आर कंटिन्यूसली टॉर्चरिंग यू फॉर योर स्टडी. उसका आंसर आपके फ्यूचर में है
क्योंकि अगर अभी आपकी स्किल डेवलप नहीं हुई तो फिर ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बात है वो आपको कंसल्ट नहीं करेगी फ्यूचर में। तो इन शॉर्ट, अगर आपको फ्यूचर में अच्छा डेवलपमेंट चाहिए तो अभी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पर वो एक अलग बात है, हम हमारे टॉपिक के रिलेटेड बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसको बोलते हैं। तो व्हाट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो इन टुडेज मॉडर्न लाइफ, in modern world every country is trying to achieve development, but development is not confined to economic development only. तो जो भी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है वो डेवलपमेंट अचीव करने के पीछे ट्राई करते हैं। पर डेवलपमेंट यानी क्या? खाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज हैविंग मैनी फेसेस। तो डेवलपमेंट खाली ऐसा नहीं है कि आपके पास ज़्यादा पैसा हो और आप अच्छी सी लाइफ स्पेंड करोगे, ये बात नहीं। डेवलपमेंट पूरी एक प्रोसेस है जिसके अलग अलग फेस है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट शोज कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। यहाँ पे जो हमें बात करनी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, वो एक कंट्री के रिलेटेड करनी है। तो कंट्री के हिसाब से डेवलपमेंट क्या है? तो जो उसकी नेशनल इनकम है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो, वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की साइन है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। तो कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो कंटिन्यू बढ़नी चाहिए। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री। पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि नेशनल इनकम को आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो आपको पर हेड जो भी अमाउंट मिलेगी वो पर कैपिटा इनकम बोली जाती है। तो ये पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होनी चाहिए। एंड चेंज इन लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, चेंज इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। खाली पर कैपिटल एक एक कैलकुलेशन, एक डेटा है, पर रियलिटी में क्या हर एक के पास उतना पैसा है ये देखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे डेटा रॉन्ग है हमारे पास। ऑफिशियली कैलकुलेशन कंपैरिजन के लिए ये डेटा काम में आता है, पर रियलिटी में पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रूली अगर देखने जाए कि हर एक के पास नेशनल इनकम का इक्वल पार्ट आता है तो उसका आंसर आएगा नो। क्यों नो आएगा? क्योंकि जो आदमी स्किलफुल है उसके पास ज़्यादा पैसा जाएगा। जैसे कि फैक्ट्री का ओनर होता है उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जबकि उसमें 8 या 12 या 14 आवर्स वर्क करने वाले लेबर की इनकम उससे काफ़ी कम होती है। तो यहाँ से पता चलता है कि नेशनल इनकम का एक्चुअली अगर डिवीज़न हो टोटल पॉपुलेशन के साथ में तो पर कैपिटा इनकम एग्जैक्टली वो नहीं होती है जो ऑन पेपर हमें आंसर में मिलती है। तो उसके लिए कैलकुलेशन कहाँ से, वो मेज़रमेंट हम कहाँ से करें? तो वो मेज़रमेंट हम कर सकते हैं लोगों की लाइफस्टाइल से, कि लोगों की लाइफस्टाइल में कोई चेंज आया, कि जो चल के जा रहा था उसने बाइसिकल परचेस की, बाइसिकल वाला बाइक पे गया, बाइक वाला कार में गया। अगर ये लाइफस्टाइल में चेंजेस आता है कि रेंट, पहले झुपड़ी में रहता था फिर रेंट के घर पे गया फिर अपना घर लिया, ये जो डेवलपमेंट, ये जो प्रोग्रेस है, अगर ये हमें सिनारियो कंट्री में देखने को मिलता है तो हाँ, हम बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। By dividing the total income of the country with total population of the country, we obtain per capita income. While living standard includes the facility like obtaining food, clothes, education, health services, transportation services, as well as shelter. तो ये जितने भी मैंने बातें, जितनी भी वस्तु के नाम दिए, जितनी चीज़ों की मैं बातें कर रहा हूँ, ये सब लाइफस्टाइल मेजरमेंट के फैक्टर्स है कि क्या कोई पर्सन को अच्छा फूड मिल रहा है, क्लोथ मिल रहा है, अच्छे से एजुकेशन मिल रहा है, हेल्थ फैसिलिटी उसको मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को रीजन में या तो कंट्री में बराबर है। अगर ये सब अच्छे से चल रहा है तो हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम and per capita income in India after independence, there has been improvement in services and facilities such as availability of food grains, clothes, electricity, education, health services, shelter, etc. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारी कंट्री में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है।
देखो पहले ये समझ लो कि इकोनॉमी में कोई भी दो अलग अलग वर्ड के मीनिंग सेम नहीं होते हैं। इन इकोनॉमी देर आर नो सिनोनिम्स ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स। यानी डेवलपमेंट और ग्रोथ अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ और डेवलपमेंट वर्ड्स हम एक साथ में यूज़ करते हैं जनरली, पर इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर वर्ड की एक अलग डेफिनेशन है। डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनिशियल स्टेज, यानी कोई भी कंट्री ज़ीरो से जब अपना प्रोग्रेस चालू करता है तो उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलपमेंट होने के बाद जो भी इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं ग्रोथ। तो एक हमारी कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में अगर बात करें तो हम कभी ये वर्ड यूज़ नहीं करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन डेवलप हो रही है। हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। ग्रोथ इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। स्टार्टिंग डेवलपमेंट है वो अपडेट होना है और ग्रोथ है वो अपग्रेड होना है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये ध्यान रखना। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट में जो भी बेसिक नेसेसिटी है वो सब इंक्लूड होती है। क्यों, अच्छा रहना मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, फूड ग्रेन्स मिलना चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। अगर 1950-51 की बात करें तो वो टाइम पे हमारा एजुकेशन रेशियो कितना था, तो बहुत कम था, 5, 10, 15, 20, 30%, इतना भी नहीं था, उससे भी हमारा कम रेशियो था। पर आज की डेट में अगर हम बात करें कि हमारी कंट्री का जो एजुकेशन रेशियो है वो कहाँ तक पहुँचा है, तो 72-73% तक हमारा एजुकेशन रेशियो पहुँच गया है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो ये दिखाता है कि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हुआ, इसलिए आज मैक्सिमम लोगों तक एजुकेशन जा रहा है। पहले गर्ल्स को नहीं पढ़ाते थे, अभी गर्ल्स पढ़ती है, साइंटिस्ट बनती है, पायलट बनती है, डॉक्टर बनती है। सो दीज आर द साइंस ऑफ द डेवलपमेंट। ये हमें पता चलता है कि ये डेवलपमेंट प्रोसेस चालू है। द अबव मेंशन रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड इजीली एंड इन अ बेटर वे एज compared टू द पास्ट, सो वी मे से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया। तो जो पास्ट में जो सिचुएशन थी, अगर प्रेजेंट की सिचुएशन अपडेट है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट ओनली द मेजरमेंट ऑफ द मॉनेटरी वैल्यूज़, खाली पैसों में जो इंक्रीज होता है वो नहीं, ओवरऑल लाइफस्टाइल में चेंज होना चाहिए, हर एक लोग को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब नेशनल इनकम की अगर बात करें जीडीपी के थ्रू, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के थ्रू, तो इंडिया विच वॉज रुपीज़ 87,36,039 crores in 2011-12 has increased to rupees 1,35,67,192 crores in 2015-16। तो 11-12 में जो हमारी नेशनल इनकम थी वो 87,36,039 करोड़ थी, वो 2015-16 में बढ़ के हो गई 1,35,67,192। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमारी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए इंडिया को बोला जाता है डेवलपिंग कंट्री, जबकि अमेरिका को बोला जाता है डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि डेवलपमेंट की प्रोसेस उनके वहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब जो भी अचीवमेंट हो रहा है, अब जो भी अपग्रेड हो रहा है, वो दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ, उसको ग्रोथ बोलते हैं। पर हमारे यहाँ वैसा नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ जो नेसेसरी जो भी कमोडिटीज़ या जो भी फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। जब हर एक लोग को परफेक्ट एजुकेशन मिलेगा, हाउस अच्छे मिलेंगे, खाने के लिए अच्छा मिलेगा, जॉब्स मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, स्किल डेवलपमेंट होगी, और फिर वहाँ से जो अचीव करेंगे हम उसको ग्रोथ बोल सकते हैं। तो 17वीं सेंचुरी से पहले इंडिया वाज वन ऑफ द डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि सेल्फ डिपेंडेबल था, खुद की एम्प्लॉयमेंट थी, एक्सपोर्ट ज़्यादा था, फॉरेन से मनी हमारी कंट्री में आता था, फॉरेन से लोग हमारी कंट्री में आता था। सो दैट शोज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री। आफ्टर ब्रिटिश रूल इंडिया बिकेम रूइन। ब्रिटिशर्स यहाँ से सब कुछ पैसा, पावर, सब कुछ ले गए, तो हमारी सिचुएशन ज़ीरो हो गई। फिर 1947 के बाद वापस हमने ज़ीरो से 1, 2, 3 सीखना चालू किया। तो आज धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हमें देखना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
तो ये जो डिफरेंस है वो क्या है, तो ये डिफरेंस हम 3 तरीके से मेज़र कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी एंड इन रिलेशन टू डेवलप्ड नेशंस, कंपेयर करके। तो इन ऑर्डिनरी सेंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस as well as economic development, both the word shows an increases. तो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस दोनों बताते तो एक ही वस्तु है कि इंक्रीज हो रहा है, पर उनके बीच में बहुत ही डिफरेंस है। बट देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। वो जो डिफरेंस है वो कहाँ से पता चलेगा, तो ये जो 3 पॉइंट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वहाँ से पता चलेगा। तो पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव वाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज क्वांटिटेटिव। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्वालिटी की बात कर रहा है कि कितना लाइफस्टाइल में चेंज हुआ, और प्रोग्रेस जो है वो क्वांटिटी की बात कर रहा है कि कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई। अब सब लोगों की लाइफ चेंज हो रही है तो वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, पर क्वालिटी, बेसिक क्वालिटी अगर चेंज हो रही है तो वो हो रहा है डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज फर्स्ट स्टेज वाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज द स्टेज आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को हम इकोनॉमिक प्रोसेस को हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी बोल सकते हैं। ग्रोथ और प्रोसेस एक टर्म्स में हम काउंट कर सकते हैं। जो पुराने सिलेबस की बुक होगी वहाँ पे ग्रोथ वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ पे जो है वो प्रोसेस वर्ड यूज़ हुआ है। तो प्रोसेस क्या है इकोनॉमिक, कि डेवलपमेंट होने के बाद जो कुछ भी चेंज होता है वो सब प्रोसेस में काउंट होता है। सेकंड है अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिसर्चर्स इन इकोनॉमी इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो नया जो रिसर्च हुआ उसके हिसाब से अगर प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। बिकॉज ऑफ रिसर्च in hybrid seeds in agriculture sector, there has been many fold increases in agriculture production. तो हाइब्रिड सीड्स यूज़ करने की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, तो यहाँ प्रोडक्शन बढ़ा है। दिस शोज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे लैंड एज इट इज़ है, लेबर भी एज इट इज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी एज इट इज़ है, पर यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो सीड्स है वो चेंज हुआ है, उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा है, तो ये डेवलपमेंट में काउंट होगा। ऑन द अदर साइड व्हेन देर इज इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीकल्चर लैंड, इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अगर जो बैरन लैंड है, अगर ड्यू टू द इरिगेशन हम वो बैरन लैंड को फर्टाइल लैंड करके वहाँ पे अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो उसको हम प्रोग्रेस बोलेंगे कि यहाँ पे प्रोग्रेस हुई। पर अगर एक ही लैंड है जहाँ पे हाइब्रिड सीड्स यूज़ करके प्रोडक्शन को बढ़ाया तो हम उसको बोलेंगे डेवलपमेंट। और थर्ड है इन रिलेशन टू डेवलप नेशन एंड डेवलपिंग नेशन। तो डिफरेंस इज सीन इन both of them in relation to developed and developing nation also. Increase in national income of developed countries is called economic progress. तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे अगर नेशनल इनकम बढ़ती है तो वो बोला जाता है प्रोग्रेस। वाइल इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपिंग कंट्री में जो इकोनॉमिक नेशनल इनकम जो बढ़ती है उसको बोलते हैं डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ऑलरेडी जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इन शॉर्ट आपको यही समझना है कि डेवलपमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द इकोनॉमिक प्रोसेस एंड प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी वो उसका रिजल्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द हार्ड वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज़ द रिजल्ट ऑफ दैट हार्ड वर्क। तो सीधी टर्म में अगर हमें समझना है या आपको याद रखना है तो इसी तरह से याद रखना है कि डेवलपमेंट वो इनिशियल स्टेज है, जबकि प्रोग्रेस वो डेवलपमेंट के बाद वाला फाइनल स्टेज है, जहाँ पे जितना भी मनी या तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उससे लाइफस्टाइल में क्वांटिटेटिव चेंज आएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो हम क्वालिटी बदलने की बात करते हैं कि जिनको जो भी कमोडिटी अवेलेबल नहीं है उनको वो कमोडिटी हम अवेलेबल
कराए, जैसे कि किसी को एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराए, फूड नहीं मिल रहा है तो फूड, शेल्टर नहीं मिल रहा है शेल्टर। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब डेवलपमेंट के अंदर आती है। अब हमें देखना है फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक, कि डेवलपिंग इकोनॉमी क्यों कोई कंट्री को डेवलपिंग इकोनॉमी हम बोलते हैं, उसके फीचर्स क्या है। तो इकोनॉमी ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम से ये दोनों को अलग किया जाता है। एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2004 ऑफ वर्ल्ड बैंक, countries having less than $735 per capita income are categorized as developing economy। तो जो भी कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम $735 से कम है अमेरिकन डॉलर से, तो वो कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्री या तो डेवलपिंग इकोनॉमी बोला जाता है। उसके रीजंस क्या हैं, तो लेस पर कैपिटा इनकम सबसे पहला रीज़न। नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज़ लेस, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ हाई, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, सामने वही ईयर और बहुत सारे नए बॉर्न बेबीज़ आते हैं, फिर उनको फैसिलिटी देने में ये जो इनकम हुई वो एक्सपेंस में चली जाती है। तो फिर आगे टेक्नोलॉजी ढूंढने के लिए पैसा कहाँ से बचा। और हमारे कंट्री में तो ये रेशियो पॉपुलेशन ग्रोथ का बहुत हाई है। अभी देख लो 2020 में 130 करोड़ के ऊपर तो चले गए हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये तो हमारा बर्थ रेट कंट्रोल में है, आ गया 1.4% के आजू बाजू है, पर अगर 1990s की बात करें या उससे पहले की बात करें तो 2.6% पर ईयर, यानी हर साल 260 लाख नए लोग हमारी कंट्री में ऐड होते थे। अब ये 150 लाख तक आ गए, पर फिर भी ये अमाउंट तो बहुत ही ज़्यादा है। अब उसके सामने हमारी कंट्री कितना भी पैसा अर्न करे, पर इनको फूड देने में, शेल्टर देने में, बेसिक फैसिलिटी देने में ही सब पैसा एक्सपेंस हो जाता है। इसलिए हमारे पास आगे की प्रोसेस के लिए पैसा बचता नहीं है। इसलिए हमारी कंट्री जो है वो डेवलपिंग नेशन में आती है। सो पर कैपिटा इनकम रिमेन्स लो बिकॉज ऑफ लेस पर कैपिटा इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज लो, क्योंकि पैसा कम होगा तो लाइफस्टाइल भी थोड़ी वीक होगी। सेकंड है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई इन डेवलपिंग नेशंस। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज 2% और मोर इन दिस नेशंस। तो 2% यानी हर साल 2 करोड़ लोग, 200 lakhs पीपल आर एडिंग इन नेशन। तो ये जो 2% ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जनरली हमारी कंट्री में क्या हुआ कि 1950-51 के बाद मेडिकल फैसिलिटी डेवलप्ड हुई, एजुकेशन का ग्रोथ हुआ, तो हमने डेथ रेट को कंट्रोल कर लिया। बाकी पूरे अगर इंडियन हिस्ट्री के इतने ईयर में देखा जाए तो 1921 इज़ द ओनली ईयर वेयर वी फाइंड आवर पॉपुलेशन डिक्रीज। उसका रीज़न था वो टाइम पे बहुत सारे डिसीज स्प्रेड हो गए थे, उसकी वजह से जो पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज हुई थी, जहाँ पे डेथ रेट इज़ ग्रेटर देन बर्थ रेट। पर वो ईयर को छोड़ दो तो उसके बाद हर एक डिकेड में, हर एक सेंसस में देखने जाए तो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज ही हुई है और 2.6% तक चली गई थी। इसकी वजह से हमारी कंट्री में इतना क्राउड है। तो ये एक रीज़न है कि हम कंट्री क्यों डेवलपिंग है। थर्ड है डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। तो इकोनॉमी के बेसिकली 3 सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर। अब जिस कंट्री की पॉपुलेशन मोर देन 50% पॉपुलेशन आर एंगेज इनटू एग्रीकल्चर फील्ड, दैट कंट्री फेस डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। क्योंकि एक एग्रीकल्चर फील्ड ही ऐसी है जहाँ पे कोई डिग्री नहीं पूछेगा या सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। अदरवाइज़ आपको इंडस्ट्रीज़ में काम करना है तो कुछ तो पढ़ा लिखा चाहिए, और सर्विस सेक्टर में करना है तो डेफिनेटली स्किल्ड पर्सन चाहिए, तो ही सर्विस सेक्टर में काम मिलता है। क्योंकि अगर टीचर बनना है तो ऐसे तो कोई टीचर नहीं बन सकता है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, उसके लिए उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो जिस कंट्री में एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा लोग डिपेंडेबल हैं वहाँ पे आउटपुट बहुत कम निकलता है। ये चैप्टर में आप पढ़ोगे डिफरेंट टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट, वो टाइम में वो चैप्टर में एक अनएम्प्लॉयमेंट आएगा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट।
वो एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर ही है, वो जब चैप्टर आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। तो मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज एग्रीकल्चर। More than 60% of the population is depend on agriculture for employment. Contribution of agriculture in national income of these nations is about 26%. तो अगर टोटल जीडीपी में यानी टोटल आपकी कंट्री जो पैसा कमाती है उसमें एग्रीकल्चर का ही 26% पार्टिसिपेशन है, तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एग्रो बेस्ड एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका बदले में फॉरेन एक्सचेंज हमें इतना नहीं मिलेगा जितना हम मशीन बेस्ड या तो इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोडक्ट का इंटरनेशनल में एक्सपोर्ट करेंगे। आप यहाँ से 1000 kg मैंगो सेल करो और अमेरिका से 50 कार मंगाओ यहाँ पे, तो किसको ज़्यादा बेनिफिट है, इंडिया को कि अमेरिका को? तो एग्रीकल्चर के ऊपर जितने लोग डिपेंडेबल रहते हैं उतना डेवलपमेंट स्लो होता है। फोर्थ है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो नेशनल इनकम जो है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका रीज़न है एजुकेशन, स्किल। क्योंकि स्किल नहीं होती है तो हार्ड वर्क करना पड़ता है, और स्किल होगी तो स्मार्ट वर्क करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे तो पैसा ज़्यादा कमाओगे। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज सीन इन डेवलपिंग कंट्रीज। दिस inequality is seen in cities as well as villages. 20% rich people of the country shares 40% of national income. यानी हमारी कंट्री का 100 करोड़ नेशनल इनकम है और सामने हमारे पास 100 करोड़ लोग हैं, तो जो 20% है उसके पास 40 लाख रुपीज़ आएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे कि 100 करोड़ लोग हैं और 100 करोड़ इनकम है, तो 20% के पास 40 लाख आएगा, यानी 20 लाख लोग के पास 40 लाख रुपीज़ आएगा। फिर अगर हम आगे बात करें तो 20% रिच पीपल ऑफ द कंट्री शेयर 40% ऑफ नेशनल इनकम एंड द पुअरेस्ट 20% पीपल शेयर 10% ऑफ द नेशनल इनकम। अब लास्ट में जो बचे हुए यानी जो 10% लोग कंट्री के ऐसे हैं जिनके पास 20% ही आता है, तो टॉप में 20% के पास यानी 20 लाख के पास 40 लाख आया, नीचे बॉटम में देखो तो 20 लाख के पास 10 लाख ही आया, और बाकी का जो 50% है वो बीच वाले जो 60% है उनके पास जाता है। तो यहाँ से समझ लो कि किसको ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो जो 20 लाख लोग हैं उनके पास जो 40 लाख रुपया आया उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि बाकी देखोगे तो बाकी के 20% ऐसे हैं जिनके पास 10 लाख ही आया, और बाकी के जो बचे 50% है उनके पास 60% है उनके पास 50 लाख ही आया। तो बाकी दो कैटेगरी में ऐसा हो रहा है कि लोग ज़्यादा और पैसे कम है, पर पहली जो कैटेगरी है एक ही कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे लोग कम हैं और पैसे ज़्यादा है, और उसको हम बोलते हैं रिच पीपल। तो इस हिसाब से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से टॉप के 20% और रिचर हो रहे हैं और पैसे वाले हो रहे हैं, बॉटम के 20% और गरीब हो रहे हैं, और बीच वाले तो ऐसे ही ना इधर के ना उधर के, ऐसे सिचुएशन है। दिस concentration of income and property is seen in the hand of rich people in developing country. फिर प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो आज की डेट में देखने जाए तो लेटेस्ट 2020 के हिसाब से अराउंड 6 करोड़ पीपल आर अनएम्प्लॉय इन आवर कंट्री। 6 करोड़ लोग रजिस्टर हैं, हाँ, ये ऑफिशियल डेटा है, अदरवाइज नॉन रजिस्टर देखने जाएंगे तो हजारों करोड़ों और मिलेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक हमारी कंट्री डेवलपिंग नेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। Unemployment may be counted as an important feature of developing countries. In these countries, ratio of unemployment is more than 3% of total labor. In these countries, different types of unemployment may be seen. For example, seasonal unemployment, disguised unemployment, industrial unemployment, etc. Moreover, the period of unemployment is very long. तो ये जो टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट के वो आप चैप्टर में आगे वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। पर ये जो रेशियो है अनएम्प्लॉयमेंट का वो शॉर्ट टर्म भी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म रेशियो है कि लॉन्ग 5-10 साल तक लोगों को काम नहीं मिलता है, और उसकी वजह से ये पूरी जो इफेक्ट होती है वो डेवलपमेंट के ऊपर होती है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो पॉवर्टी का है। तो ये पूरी एक साइकिल रहती है कि हाई पॉपुलेशन की वजह से इनकम कम होती है, इनकम की वजह से पॉवर्टी ज़्यादा होती है, पॉवर्टी की वजह से एफिशिएंसी कम होती है, एफिशिएंसी की वजह से
प्रोडक्शन कम होता है, वो प्रोडक्शन लो पर कैपिटा इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरी एक साइकिल है। Poverty is also a feature of developing economy. People who are not able to satisfy their primary necessities like food, clothing, shelter, education and health are called poor. In developing countries, such people constitute one third of the total population. तो टोटल पॉपुलेशन के वन थर्ड जो लोग होते हैं, तो कैलकुलेशन कर दीजिए वन थर्ड कितना होता है, उतने लोग अनएम्प्लॉई अरे पुअर हैं, बिलो द पोवर्टी लाइन। फिर एक प्रॉब्लम है ड्यूल इकोनॉमी। तो यहाँ पे ड्यूल इकोनॉमी पॉलिसी होती है, इसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जो ये चैप्टर के हैं एंड में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑन वन साइड बैकवर्ड फार्मिंग, ओल्ड मशीनरी, ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर, लेस प्रोडक्शन आर सीन इन विलेजेस। On the other side, there are the cities having modern industries, new production process, modern implements and modern sophisticated lifestyle. तो ये ड्यूल इकोनॉमी की साइन है। और एक है प्रॉब्लम इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है। अब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, वो पैसे कहाँ से आएंगे? अगर लोन भी लेते हैं वर्ल्ड बैंक के पास से या तो कोई और कंट्री के पास से, तो एक साइड पॉपुलेशन बढ़ती है, तो जो पैसा हम लोगों ने एक्चुअली में लिया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वो इनको फूड और फैसिलिटी देने में यूज़ होता है, तो वो बेनिफिट हमको नहीं मिलता है। इसकी वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो बराबर डेवलप नहीं होता है। क्रूशियली विटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ like education, transportation, communication, electricity, health facility, banking, etc. are less lacking in developing countries, which hinders the development of a nation. ज़्यादातर लोग बैंक यूज़ नहीं करते, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते, और ये सब इनडायरेक्टली डेवलपमेंट में हडल्स बन के आता है। एक जो कैरेक्टरिस्टिक है लास्ट वाली है फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो जैसे मैंने बोला कि 60% अगर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, तो एक्सपोर्ट में हमारा क्या होगा? एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट करेंगे। मशीनरी बेस्ड तो, इंडस्ट्रियल बेस्ड तो होगी नहीं, सर्विस बेस्ड तो होगी नहीं। इसकी वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज भी ज़्यादा नहीं मिलता है। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज़ डिफरेंट। द कंट्रीज मेनली एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट्स एंड फार्म प्रोडक्ट्स एज वेल एज मिनरल ऑर्ड्स। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैव लेस डिमांड एंड लो रेट, so less income is gained by exporting these goods. तो जब तक हमारी इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर डेवलप नहीं होता है, तब तक हमें फॉरेन एक्सचेंज भी डेवलप करने का बेनिफिट मिलता नहीं है। While imports including industrial products and machinery, as the cost of this product is more, so expense of import rises. Thus, as the conditions of foreign trade are adverse, there is an increase in foreign debts. Thus, we see above mentioned features in developing countries. As Indian economy is developing, all these features are related to India is greater or lesser measures. तो ये जितने भी फीचर्स है वो हमारी कंट्री के मैच होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा या तो कम हमारी कंट्री की इकोनॉमी को वो इफेक्ट करते हैं। अब हमें देखना है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? तो इन सिंपल टर्म, जो एक्टिविटी करने से आपको पैसा मिलता है वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो इकोनॉमी करने से पैसा नहीं मिलता है वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एकदम सिंपल उसका टर्म है। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी के ये एग्जांपल्स हैं, और ये टेबल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें क्लियरली इंडिकेट होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है। तो बिजनेस है, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? तो ये जो एक्टिविटीज़ है, किसी को प्लेजर देना या फैमिली का जो वर्क करना है, या रिलीजियस या तो ट्रस्टी वाला जो वर्क है, या सोशल वेलफेयर का वर्क है, तो ये सब जो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पे पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इसका सिंपल एग्जांपल है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स अर्निंग और स्पेंडिंग मनी फॉर द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ or services. For example, activities of a farmer, an artisan, a businessman, a teacher, etc. are included
इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जहाँ से पैसा जनरेट होता है या तो कमोडिटी एक्सचेंज होती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट एम्ड एट ऑब्टेनिंग इकोनॉमी और रेसिप्रोकेट समथिंग इनडायरेक्टली आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जहाँ पे इनकम का एम नहीं होता है या तो इनडायरेक्टली भी कुछ जनरेट नहीं होता है, तो वो हो जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल नर्सरिंग ऑफ चाइल्ड बाय द मदर, जो मम्मी आपका ध्यान रखती है घर पे, उनका काम। एक्टिविटी ऑफ सोशल सर्विसेज डन बाय अ सोशल वर्कर एक्सेट्रा कैन बी आइडेंटिफाइड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पर यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि मम्मी जो घर पे काम करती है वही काम अगर कोई सर्वेंट करेगा तो उसको हम पैसा देंगे। पर मम्मी जो खाना बनाती है, बर्तन साफ करती है, झाड़ू पोछा लगाती है, उसका उसे कुछ भी रिवॉर्ड मिलता नहीं है। पर अगर सोचो यहाँ पे कि अगर मम्मी खाना बना के आपको नहीं खिलाएगी तो क्या आप अच्छे से स्कूल में जाके पढ़ सकते हो, या तो पापा ऑफिस में जाके अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली यहाँ मम्मी की एक्टिविटी की वजह से फैमिली का रोटेशन चालू रहता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो वैसे देखने जाए इनडायरेक्टली कि तो मम्मी की जो एक्टिविटी है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आनी चाहिए। पर ये साइंस है, यहाँ पे जो प्रूफ होगा वही एक्सेप्ट होगा। इसकी वजह से अभी ये जो मम्मी वाला जो एग्जांपल दिया है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड है। पर इसके बारे में आपको सोचना है और आगे इसके बारे में रिसर्च करना है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमारी जो इंडिया है उसकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये सब के बारे में, अलग अलग मार्केट के बारे में। अब यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हो। और अगेन मैं आपको याद करा दूँ कि आपको ये वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि जो सेकंड पार्ट में रखूँगा अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो डायरेक्टली सेकंड पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं कुछ डाउट है, कोई भी डाउट हो अगर आपको तो आप मुझे टेक्स्ट करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।